हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3, द दिल्ली सुल्तान्स एक्सरसाइज। यस, question 1 is which ruler first established his or her capital at Delhi? Yes, चैप्टर बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ाया ना, तो इजीली आप आंसर दे सकते हो कि दिल्ली पे सबसे पहले किसने रूल किया था ना। तो द तोमर राजपूत्स कौन थे? तोमर राजपूत से वर द फर्स्ट रूलर हु एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बनाया था वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। कौन थे वो? तोमर राजपूत। एकदम टिप्स पर लर्न होनी चाहिए ये चीज़ें तो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? यस, लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे थे? जहाँ से वो आए थे वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज चल रही थी, तो ऑफकोर्स वो पर्शियन लैंग्वेज ही वहाँ पर यूज़ कर रहे थे ना। सो पर्शियन वॉज दी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, है ना, फारसी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज रेन डिड द सल्तनत रिच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट? यस, कौन सा जो दिल्ली का सुल्तान हुआ जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पर जो है उसकी सल्तनत रही, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जिसके टाइम पर हुआ, दैट वॉज मोहम्मद तुगलक, है ना। तो इसको पूरा आप आंसर जब आप लिखते हो ना, तो देखो डायरेक्ट आंसर मत डाला करो कि मोहम्मद तुगलक, नहीं, पूरा तरीके से आंसर होना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो आप लोग। द सल्तनत रिच्ड इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। देखो मोहम्मद तुगलक से जो पहले थे उसके टाइम पे भी काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, लेकिन इसको क्या है, पूरा कराया मिल गया ज़्यादा, हाँ, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पर एम्पायर रहा। Then question 4 is from which country did इब्न बतूता travel to India? Yes, एक जगह आया था इब्न बतूता के बारे में कि वो कहाँ से आया था, ट्रैवलर था, है ना। तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। सो इब्न बतूता बिलोंग टू मोरक्को, अफ्रीका एंड ट्रैवल टू इंडिया। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। और कहाँ ट्रैवल करने आया था? इंडिया में, ठीक है। So next question is according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? Yes, आपने सर्कल ऑफ जस्टिस पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें पूछ क्या रहा है कि जो पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, उनको जो है उनके हित को ज़्यादा ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी था इसके अंदर? क्यों? क्योंकि उनके बगैर तो जो सर्कल ऑफ जस्टिस है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं काम। क्यों नहीं चलेगा काम? चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो आपके किंग था वो जो है किस पे डिपेंड था, मतलब कि किंग जो कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका किंगडम, है ना, उसकी सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी थे सोल्जर्स, ठीक है। तो किंग को किसकी ज़रूरत थी? सबसे ज़्यादा सोल्जर्स की, है ना। अब सोल्जर काम करेंगे तो सोल्जर को किसकी ज़रूरत होगी? सैलरी की, है ना। सैलरी कहाँ से आ रही थी? जो पीजेंट्स जो रेवेन्यू पे कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, उससे उनकी सैलरी आ रही थी, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे क्या थे? डिपेंड थे, ठीक है। और पीजेंट्स कब सैलरी पे करेंगे? जब वो प्रॉस्परस होंगे, है ना, खुश होंगे, तब सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सर्कल ऑफ जस्टिस में ज़रूरी क्या था कि पीजेंट्स को क्या किया जाए? हैप्पी रखा जाए, है ना। तो ठीक है, तो आंसर इजीली आप दे सकते हो सर्कल ऑफ जस्टिस अगर आपको याद है तो। अच्छा, इधर अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, अब इसी को पॉइंट टू पॉइंट आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। सो अ किंग सर्वाइव्ड ऑन सोल्जर्स, बता चुकी हूँ मैं आपको, है ना। सोल्जर्स वर्कड फॉर सैलरीज केम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स कुड पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। दिस इज टर्न विल हैपन व्हेन देयर इज अ जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीजेंट्स का हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी था, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत? यस, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर करते करते मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी अगर आप इसका आंसर खुद से नहीं कर पाते हो ना, तो बस फिर तो पूछो ही मत, है ना। देखो क्या था इसमें, जो दिल्ली सल्तनत थी, इंटरनल फ्रंटियर मैंने आपको बताया था कि जिस पर सुल्तान्स का पूरा कंट्रोल था, जहाँ पे उन्होंने अपने क्या बनाए थे? गैरिसन टाउन्स बनाए थे, दैट वाज इंटरनल फ्रंटियर, ठीक है। जो हिंटरलैंड जो एरिया था जहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल था। फिर उसके बाद वाला एरिया जैसे कि आपका साउथ का आ गया पूरा, है ना, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था, वहाँ पे कोई गैरिसन टाउन तब तक नहीं बनाए थे इन्होंने ना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है।
So the internal frontier means the hinterland of the garrison town. The external frontier means the areas beyond the hinterland of the garrison towns. ठीक है. Then next question is, what were the steps taken to ensure that मुक्तीज perform their duties? देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें. एक तो ये है कि ये इंश्योर करने के लिए, अश्योर करने के लिए कि मुक्तीज अपनी परफॉर्मेंस ठीक से कर रहे हैं नहीं, इसके लिए क्या किया गया. Then next question is, why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सुल्तान्स की ऑर्डर को क्या कर सकते थे, मना कर सकते थे, ऐसा क्यों लगता है आपको ना. तो देखो पहले तो उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है कुछ ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए, लाइक अकाउंटेंट्स उन्होंने अपॉइंट किए है ना. और जो है लिमिटेड जो है सोल्जर्स वो रख सकते थे मुक्तीज अपने पास में. क्यों? क्योंकि एक बड़ी आर्मी ना खड़ी कर ले वो है ना, फिर बाद में किंग के खिलाफ ही बगावत कर दे, ऐसा नहीं हो. इसके लिए इस तरह की प्रोसेस उन्होंने फॉलो किए. ठीक है, जो भी रूलर होता था उसने. ठीक है, इसी के साथ में ऐसा क्यों लगता है कि मुक्ति जो है वो उनके खिलाफ जा सकता था, अगेंस्ट जा सकता था सुल्तान के. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. इसलिए ऐसा चांसेस थे कि वो उनके अगेंस्ट चले जाए, मुक्ति सुल्तान के अगेंस्ट चले जाए, ऐसा चांसेस थे. क्योंकि जितने भी रूल्स उनके लिए लगाए गए थे है ना, बनाए गए थे जितने भी रूल्स, तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे. ठीक है, सो देखिए स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ वेल. कौन से स्टेप्स थे? अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुक्तीज. अकाउंटेंट अपॉइंट किए गए हैं ना, जो भी मुक्तीज कलेक्ट कर रहे हैं ना रेवेन्यू, वो चेकआउट करने के लिए उसका. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज ओनली विच वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, नॉट मोर देन दैट इन एनी सर्कमस्टेंसेज. यस, जो है इन्होंने डिसाइड कर दिया था पहले ही कि इतना ही रेवेन्यू आप ले सकते हो, अपनी मन मर्जी से बहुत सारा टैक्स जो नहीं ले सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा रहा था. फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, दे माइट टू बी शिफ्टेड टू अनदर एरिया. यस, फिक्स कर दिया गया कि आप इतने ही सोल्जर्स जो है वो अपॉइंट कर सकते हो मुक्तीज के लिए, है ना. फिक्स कर दिया गया कि एक बहुत बड़ी आर्मी कहीं वो खड़ी न कर ले ना, और फिर बाद में राजा के अगेंस्ट चली जाए. ठीक है, और इसी के साथ में जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह. ऐसा नहीं कि इस जगह जो है एकदम बैठ गए हो बिल्कुल और यहाँ पर जो है अपना पूरा जो है खुद का ही एम्पायर चलाने लग गए वहाँ पर. तो इसलिए जो है उनको शिफ्ट भी करते रहते थे, है ना, सोल्जर्स को, मुक्तीज़ को. Then the Muktis may have wanted to defy the orders of the sultans because restrictions imposed on them were very rigorous. Yes, उनके ऊपर जो है जितने भी restrictions लगाए गए थे, है ना, जितने भी उनके ऊपर rules लगाए गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा strict थे. इसलिए ये तो क्या था, मतलब इसकी जो है बहुत सारी possibilities थी कि वो उनके against जा सकते थे, सुल्तान के against मुक्तीज़ जा सकते थे. ठीक है, then their appointment was temporary, plus वो कोई permanent भी नहीं थे. ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं थे, एक फिक्स टाइम तक जो है उनको अपॉइंट किया जाता था. तो इन रीजंस के कारण जो है उनकी स्टेबिलिटी जो है वो श्योर नहीं थी. ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स ऑन द दिल्ली सल्तनत. यस, क्या इम्पैक्ट रहा, जो मंगोल्स जो अटैक कर रहे थे, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट रहा दिल्ली सल्तनत पे. देन देखिए क्या उन्होंने इसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया. ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन एट सिरी. यस, अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी में जो है एक नया गैरिसन टाउन अपना बनाया. देन फॉर हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के लिए, ही इम्पोज टैक्सेस ऑन लैंड टू फीड द आर्मी एट द रेट ऑफ 50% of peasants yield. He began to pay the soldiers in cash. Yes, वहाँ पर जो भी peasant जो भी फार्मिंग कर रहे थे उसका 50% जो है वो अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए लेने लगा, है ना, टैक्स जो उसका. ठीक है, जितनी भी वहाँ पे उपज हो रही थी ना उसका 50% वो लेने लगा. किसके लिए? अपने सोल्जर्स के लिए ना. देन ही बिगन टू पे द सोल्जर्स इन कैश, उसके साथ में सोल्जर्स को वो कैश में पे करने लगा. ठीक है, आगे देखिए इसके साथ में क्या किया. और मोहम्मद तुगलक शिफ्टेड पीपल ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद. यस, अब जो अटैक्स जो हो रहे थे वो दिल्ली पे ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए मोहम्मद तुगलक ने अपनी जो लोगों को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया ना, महाराष्ट्र में. देन इन साउथ एंड दस कन्वर्टेड दिल्ली इनटू अ गैरिसन टाउन, और दिल्ली को जो है गैरिसन टाउन में कन्वर्ट कर दिया. ही ऑल्सो डिसबैंडेड द आर्मी, ही ऑल्सो पेड द सोल्जर्स इन कैश, और इसी के साथ में उसने अपनी आर्मी को क्या कर दिया, मतलब कि ख़त्म सा कर दिया, और मतलब वहाँ पे से ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया जिसको कहते हैं, है ना. ठीक है, न्यू आर्मी उसने बनाई. देन और सोल्जर्स को ये भी कैश में पे कर रहा था. तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक ने भी जो है कुछ चेंजेस अपनी आर्मी में किए, है ना, मंगोल्स के अटैक से इफेक्टेड होकर. ठीक है, आगे देखिए
Question number 9. Do you think the authors of Tariq would provide information about the lives of ordinary men and women? Yes, देखो बच्चों कि यहाँ पर जो ऑथर्स जो होते थे वो त्वारिख लिखते थे। त्वारिख क्या था? वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो है रूलर्स के बारे में लिखते थे, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, जो भी चल रहा होता था उनके बारे में, है ना। तो क्या उस त्वारिख से हमें जो कॉमन मैंस वुमेंस होते थे ना उनके बारे में पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। क्यों? एक तो वो क्यों लिखते थे ऐसा? ताकि जो है राजा उनसे बहुत ही क्या हो जाए, खुश हो जाए और उनको रिवॉर्ड्स दे। लेकिन जो कॉमन मैन होंगे बेचारे वो क्या रिवॉर्ड्स देंगे, है ना। तो इसलिए उनको बिल्कुल वो इग्नोर करते थे। प्लस जो कॉमन मैन होते थे वो बेचारे तो कस्बों में रहते थे ना, विलेजेस में, लेकिन जो रूलर्स होते थे वो सिटी में रहते थे। तो ये जो त्वारिख लिखने वाले ऑथर होते थे वो भी उनके पास ही रहते थे, तो वो उन तक तो पहुँच ही नहीं पाते थे। जो विलेजर्स फार्मर्स होते थे ना उनके पास तक तो वो पहुँच ही नहीं पाते थे। इस वजह से जो है उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ त्वारिख से पता नहीं लगता है ना। सो आई डोंट थिंक लाइक दैट। इट इज़ बिकॉज द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज़, मेनली दिल्ली। They were not in touch of village people. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. Yes, वो क्यों करते थे ऐसा? ताकि जो भी सुल्तान्स होते थे उनसे उनको रिवॉर्ड्स मिले, जबकि कॉमन मैन ऐसा नहीं करेगा। They had nothing to do with common mass, hence it was obvious that the information provided by them would lack ordinary men and women. Yes, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि लगता है क्या ऐसा था कि जो कॉमन मैन और वुमेन होते थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन त्वारिख से नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10. रज़िया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत. डू यू थिंक वुमन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? यस, रज़िया सुल्तान जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थी। क्या आपको लगता है कि आज भी वुमन लीडर को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है ना? ठीक है, तो ऐसा है क्या? वो तो थी ही, लेकिन आज एक्सेप्ट किया जाता है क्या? किया जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ना। तो रज़िया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव लीडर ऑफ द सल्तनत। ठीक है, वो अपनी एबिलिटी से जो है वो एक इफेक्टिव रूलर, वो इफेक्टिव लीडर के तरह सामने आई, है ना। देन शी वॉज अ वुमन रूलर एंड दस वॉजंट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, और सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया उनको क्योंकि वो क्या थी? एक वुमन रूलर थी। एक रूलर तो थी लेकिन एक वुमन थी, है ना, इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि मेल डोमिनेंस उस वक्त था। ठीक है, यस, वुमन लीडर्स आर मोर रेडिली एक्सेप्टेड एज अ रूलर टुडे बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, है ना। क्यों? क्योंकि आज जो है जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स मीन्स कि अभी लकीर के फ़कीर नहीं है कोई भी कि लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, लड़का है तो ये नहीं कर सकता। नहीं भैया, आज अगर आपके पास दिमाग है और आप स्ट्रांग हो, है ना, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स अभी नहीं है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? जस्ट डिफॉरेस्टेशन अक्यू फॉर द सेम रीजन टुडे? यस, दिल्ली सुल्तान्स जो क्या कर रहे थे कि फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, है ना। किस लिए? क्योंकि उस वक्त जो लोगों का मेन काम था फार्मिंग था, है ना, तो उस पर्पज़ से वो उनको फॉरेस्ट को क्या कर रहे थे? कट कर रहे थे। लेकिन क्या आज भी जो है डिफॉरेस्टेशन किया जाता है? उसी रीज़न के लिए किया जाता है क्या? हाँ, किया तो जाता है, लेकिन सिर्फ फार्मिंग नहीं, आज जो है फार्मिंग के अलावा और भी बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हो गए हैं। लाइक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, है ना, बहुत सारे जो है गोदाम्स वगैरह ये सब बनाने के लिए ना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? आज डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। किया तो जाता है लेकिन रीज़न थोड़े से और ज़्यादा चेंज हो गए हैं, है ना। सो इन एन अटेम्प्ट टू इनकरेज agriculture on the land, the Delhi Sultans were interested in cutting down forest. ये तो किसके लिए थे? एग्रीकल्चर को इंकरेज करने के लिए। दैन दिस वुड ऑल्सो हेल्प दैम इन क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड टेरिटरीज अगेंस्ट एनिमीज़ वाइल प्रमोटिंग ट्रेड रूट्स। इसी के साथ में क्या बनाते थे वो? ट्रेड रूट्स बनाते थे, उनको कट डाउन करके, है ना, जो भी मतलब कि दुश्मन से बचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे वो। ठीक है, देन देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ फाउंड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट सिनेरियोज व्हेन इट कम्स टू डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारी सिमिलरिटी है इवन टुडे। क्रिएशन ऑफ रोड्स, यस,
पर्पस, आज जो है जो सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ों के लिए बिल्डअप करने के लिए, लाइक रोड, रेलवेज, है ना, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन सब को बनाने के लिए भी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू डिफॉरेस्टेशन। ये भी आज एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन के लिए, सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं, इन सब चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए भी आज पेड़ों को, मतलब कि फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखिए, सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।